हेलो गाइस, वेलकम टू मैक्स मैट्रिक्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं व्लॉग और थोड़ा सा माहौल यहाँ पर आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। व्हीकल चेंज किया है, एक नई गाड़ी ली है। स्प्लेंडर की हम बात कर रहे थे कि हम स्प्लेंडर लेने वाले हैं, बट थोड़ा मार्केट सर्वे किया, परफॉर्मेंस देखी, गाड़ी चला कर देखी, तो ये हमने पाया कि सेम प्राइस रेंज में होंडा का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड, और अराउंड अगर 1 लाख का आपका बजट है और आपकी प्रायोरिटी माइलेज है, राइड क्वालिटी है और लोअर मेंटेनेंस है, प्लस स्मूथनेस है इंजन की, तो आई डोंट थिंक कि होंडा शाइन 125 को छोड़कर कोई और बेटर ऑप्शन है। फीचर्स वगैरह नहीं है, बट अगर वो आपकी प्रायोरिटी है तो और खिलौने हैं खेलने के लिए। लेकिन अगर आपको मजबूत गाड़ी चाहिए जो डेली कम्यूट में आपका साथ दे, माइलेज दे और ट्रैफिक से इजी पिकअप आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो टॉर्क है वो काफ़ी लोअर एंड पे मिल जाता है, तो ट्रैफिक वगैरह से निकलने के लिए काफ़ी सही गाड़ी, बहुत इंटेलिजेंटली डिज़ाइन करी गई है। और शायद इसलिए इस गाड़ी को डेकेड्स हो चुके हैं इंडियन मार्केट में और अभी भी काफ़ी ज़्यादा बिकती है। ऑल्दो इसका एक नया वर्जन भी है जो कि SP 125 है। इससे शायद ज़्यादा महंगा नहीं है, मुश्किल से प्राइस डिफरेंस 10,000 के अराउंड का, बट वो थोड़ी ज़्यादा प्लास्टिकी है। ऑल द एवरेज वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया है, बट वो ज़्यादा प्लास्टिकी और खिलौने टाइप की है पूरी। मतलब मुझे रगेड गाड़ी क्लासिक पसंद आती है, इसलिए मैं रॉयल एनफील्ड चलाता हूँ। मुझे प्लास्टिक पसंद नहीं आते, जैसे KTM हो गए और ये सब। पर्सनली मेरी जो प्रेफरेंस वो नहीं है। बाकी स्प्लेंडर की बात करें तो आई थिंक कि वो काफ़ी ओवररेटेड गाड़ी है, बहुत बिकती है बट बहुत महंगी भी हो गई है। वो 1 लाख के राउंड की आपको बाइक मिलती है, और जो इंजन परफॉर्मेंस मेन आपको चाहिए और जिस टाइप की रगेडनेस चाहिए वो उस प्राइस रेंज के हिसाब से नहीं है। CD डिलक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सेम, अगर आप प्राइस रेंज में जाना चाहते हैं और सेम परफॉर्मेंस के साथ, तो वो मेरे हिसाब से CD डिलक्स बोला HF डिलक्स जो है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। एनीवेज, एनफील्ड से क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। पहली बात तो रोड प्रेजेंस बिल्कुल डिफरेंट है, लोग अब उतना भाव देते नहीं है ट्रैफिक में आगे निकलने के लिए। ऑल्दो ये बाइक जो है वो पुश करती है अच्छा खासा, कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कभी ट्रैफिक में स्ट्रक हो गया हूँ या गाड़ी खींच नहीं रही है। बाकी अपना जो मेन पर्पस माइलेज है वो हम देखते हैं। खैर नई गाड़ी है तो उसको मैं 40-50 के ऊपर पुश नहीं करूँगा। होपफुली जो माइलेज है वो 55 से 60 के अराउंड मिल जाए। काफ़ी प्यारा इंजन है इसका। बाकी एक TVS की रेडियन भी आती है, वो भी हमने चलाई, टेस्ट करा, पर इंजन में मज़ा नहीं आया, वो ग्रंट नहीं मिल रहा था। बट इसका जो 125 सीसी का इंजन है वो फील ही नहीं होता कि 125 सीसी का इंजन है। इवन एक्सप्लस भी चलाई मैंने, काफ़ी स्मूथ गाड़ी है, बट वो फील नहीं है जो इसमें है इंजन में। वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। अभी जिस स्पीड में मैं चल रहा हूँ ये हार्डली 50-60 के अराउंड की है, और इसमें अगर आप स्प्लेंडर चलाओगे ना, आपके पूरे पैर और हाथ वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है इस बाइक में कि ये आपको फील नहीं होगा। और स्प्लेंडर का कोई एवरेज भी बहुत अच्छा नहीं है, 50-60 के अराउंड का उसका भी है, मैक्सिमम आप 70 तक का निकाल लोगे। वहीं पर इस बाइक के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि जो 2-3 सर्विसेज हैं उसके बाद इसका भी एवरेज अच्छा खुलता है। 70 तो नहीं, लेकिन 70 के क्लोज आप जा सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा चलाते हैं। बाकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इस सेगमेंट की बाइक्स की अच्छी होती ही नहीं है। मेरी जो शाइन है ये इसमें डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मिल जाती है ग्रिप, तो ठीक ठाक ब्रेकिंग हो जाती है। एनीवेज, हम आज जा रहे हैं कुकरेल पार्क। वहाँ मैं बचपन में गया था लास्ट टाइम, हमारे पिकनिक हुई थी, सब लोग को लेकर गए थे। उसके बाद से मैं आज तक नहीं गया, तो काफ़ी टाइम बाद होगा। और उस समय भी हम लोग गए थे तो हमारे स्कूल की बस थी और एयरफोर्स की बस थी, उसमें बैठ कर गए थे।
बेसिकली मुझे रास्ता भी याद नहीं, काफ़ी छोटा था उस टाइम। तो आज जो हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली इंडिया, कनाडा और यूएस के बीच में जो डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो हैं, इनको लेकर इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी टाइम से अच्छे नहीं चल रहे हैं। जो ये खालिस्तानीज़ हैं, ये वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और इनको अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। तो इनके अगेंस्ट में डायरेक्ट एक्शन जो है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेना चाहती, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ये लोग कनाडा में, और इनके काफ़ी ऐसे क्राइम्स को जिनको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, वहाँ की गवर्नमेंट टॉलरेट करती है जानबूझकर। यूएस इस मामले में उतना एक्टिव नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर इनकी भी थोड़ी एक्टिवनेस दिखी है। जो इनका मेन वेनम है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये एक यूएस सिटीज़न है, वहाँ का लॉयर है, और जो FBI ने वांटेड लिस्ट निकाली है उसमें भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था वो एक अमेरिकन लॉयर पर हुआ था जिसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है। तो एक रॉ के एजेंट पर जो ब्लेम है वो लगा है। थोड़ा सा ट्रैफिक से निकल जाते हैं भाई, इस एरिया में आपको हमेशा ट्रैफिक मिलेगा, पर अभी आज थोड़ा कम है। इज्जत ही नहीं है भाई इस बाइक की, रास्ता दे दो यार। अभी मैं ज़्यादा बाइक को पुश भी नहीं कर सकता, नई बाइक है। पूरा ट्रैफिक जाम। एक जो गलती इस बाइक के साथ मुझे लगती है ना, वो ये है कि इसमें 5 गियर हैं, तो और वो भी सारे पीछे लगते हैं। अगर आप एनफील्ड चलाने के आदी हैं या फिर स्प्लेंडर चलाने के आदी हैं तो आपको एडजस्ट होने में समय लग जाएगा, क्योंकि एनफील्ड में एक गियर आगे लगता है, बाकी पीछे लगते हैं। और स्प्लेंडर में भी परेशानी नहीं आती क्योंकि सारे पीछे लगते हैं, इसमें 5 पीछे लगते हैं। तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि मैं कौन से गियर में हूँ। बाकी इसकी गियरिंग भी ऐसी है कि पहला गियर जो है काफ़ी शॉर्ट है, तो तुरंत चेंज करना पड़ता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि रॉ एजेंट हैं हमारे यादव जी, तो यादव जी पर ब्लेम लगाया है कि इन्होंने प्लान करा था गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने के लिए, और इंडिया ने भी इस पर एक्शन लिया है। इनको इनकी पोजीशन से हटाया गया है, और अब कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि जो यादव जी हैं इनको एक्स्ट्राडाइट करने की भी कोशिश हो सकती है अमेरिका द्वारा, शायद करी जा सकती है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि भैया हमारा भी लॉ है। अगर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो हमारा एक एजेंट है वो रोक गया और खुद से एक्शन ले रहा है एक टेररिस्ट को मारने के लिए, तो हम खुद के एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इसमें परमिशन नहीं दी ना ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म करने की। ये चीज़ हम जानते हैं कि ये किसने किया है, बट जो प्रोसीजर है वो तो यही है। यादव जी हमारे स्केपगोट हैं अनफॉर्चुनेटली, बट चीज़ें इस लाइन में ऐसे ही होती हैं। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो ठीक है, तब भी कोई आपको नहीं जानेगा। अगर पकड़े गए तो फिर आप स्केपगोट हैं और यादव जी को बनाया जा रहा है। तो कुछ सबूत भी हैं जो यादव जी की तरफ इशारा करते हैं। बाकी इंडिया ने एक्सेप्ट भी किया है, क्योंकि यूएस ने सॉलिड प्रूफ दिया था रॉ एजेंट्स के इन्वॉल्वमेंट का,
गुरपतवंत सिंह पन्नू के असैसिनेशन अटेम्प्ट में, तो इंडिया को एक्शन लेना ही था। कनाडा का केस ये है कि वो इंटेलिजेंस पर कह रहे हैं, उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स इन्वॉल्व थे, इसलिए इंडिया का जो स्टांस है कनाडा के अगेंस्ट में वो इतना सॉफ्ट नहीं है जितना यूएस के अगेंस्ट में। बाकी क्या ये मुद्दा बहुत बड़ा है? मुझे पर्सनली लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। क्या ये इंडिया को दबाने की कोशिश है? तो एक तरीके से आर्म ट्विस्टिंग इसे आप कह सकते हैं, बट इंडिया और अमेरिका के जो टाइज हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। ये कोई नई बात नहीं है कि एक ऑपरेशन चलाया जाता है दूसरी कंट्री में और फेल हो जाता है तो वहाँ के एजेंट पकड़े जाते हैं और फिर उसके बाद स्केपगोट बनाए जाते हैं कुछ, और मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। अमेरिका ने क्योंकि खुद कहा है कि भैया हम सेटिस्फाइड है इंडिया जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो मामले को बढ़ाना चाहते हैं, बट एक तरीके से इंडिया को ह्यूमिलिएट ज़रूर करना चाहते हैं, जिसमें वो काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत सक्सेस उन्हें मिल रही है। और एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि कनाडा और यूएस इस मामले में थोड़े मिले हुए हैं, क्योंकि कनाडा ने जब इंडिया को अक्यूज़ किया उसके कुछ ही दिनों बाद आप यहाँ पर वांटेड लिस्ट अपनी निकाल रहे हैं जिसमें यादव जी का नाम आ रहा है। तो ये टाइमिंग कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, बट ये चलता रहता है। देखिए, हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया को ऐसे ऑपरेशंस दूसरे के सॉइल पे नहीं करने चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ के सॉइल पे जो कि हमारे मतलब इम्पोर्टेंट एलाइज होने वाले हैं। कनाडा पर चलता है बट यूएस पे नहीं करना चाहिए था, भले ही वहाँ पर गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक सेफ हेवन मिला हुआ और ये चीज़ जानते हैं कि अमेरिका जानबूझकर कर रहा है। पाकिस्तान में करो, ओपन ग्राउंड है, बट यूएस में करने की वजह से क्या होता है कि अमेरिका को मौका मिल जाता है हमें अपने थंब के नीचे रखने का। हमें मेन खालिस्तानी एक्टिविटीज़ जो हैं इंडिया में जो हो रही हैं उस पर काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया में ये एक्टिविटीज़ अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहाँ से वो बंदा क्या बोल रहा है वो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कि उसके एक्शंस इंडिया में कहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं और हमें उसके अगेंस्ट में काम करना। कनाडा में वो क्या कर रहे हैं, तिरंगा फाड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा कि वो सब इग्नोर किया जाए और डिप्लोमेटिक वे में हम वहाँ पर हमने उनको लिस्ट पकड़ाई, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो उस चीज़ पर को लेकर हम कनाडा को लगातार ह्यूमिलिएट कर सकते हैं और वहाँ पर एक्शन हुआ भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इंडिया में भी जस्टिन ट्रूडो को ह्यूमिलिएट कर रहा है, क्योंकि पास्ट में भी जस्टिन ट्रूडो ने जो खालिस्तानी वोट बैंक है उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि इंडिया ने कई बार उनको सबूत पकड़ाया कि भैया ये आपके आतंकवादी हैं, आपने इनको रखा हुआ है जो हमारी कंट्री में आतंक मचाए पड़े हैं। बट यूएस का केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, तो ये एक फ़कअप है और ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने करने की कोशिश तो करी ही होगी, और ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये हर कोई जानता है कि बिना इंडियन गवर्नमेंट के इनपुट के ये सब कांड नहीं हो रहे हैं और ये एक्शंस ऐसे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यूएस भी करता है, रशिया भी करता है, हर कोई करता है। पर एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है कि इंडिया को यूएस के साथ थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। मामला बड़ा नहीं है, सॉर्ट भी हो जाएगा, बट यूएस के साथ थोड़ा सा संभल के हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के डिफेंस टाइज़ और इंटेलिजेंस टाइज़ हम यूएस के साथ बढ़ा रहे हैं, तो एक तरीके से हमारी डिपेंडेबिलिटी भी उन पर बढ़ती जा रही है। और क्योंकि ऐसा केस है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि अभी अगर इंडिया और यूएस के बीच में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो हम बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे। हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट्स जो हैं वो यूएस से आ रहे हैं,
जेट इंजन का पूरा पूरा प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हमारे तेजस मार्क 2 और AMC जैसे फाइटर बनाए जाने हैं, वो भी अमेरिका पर डिपेंडेंट है। यार गियरिंग में थोड़ा सा ना इसमें दिक्कत होती है, समझ में नहीं आते 5 गियर है ना, कौन से गियर में। तो ये एक फीडबैक है कि इनको गियरिंग के लिए कुछ करना चाहिए कि पता लगे बंदा गियर में कौन सा। बाकी और कोई इशू नहीं है। ट्रैफिक के से निकलने के लिए गाड़ी बहुत हल्की है, खुदा ना हो कुछ भी करना उठा के रख दो। हाँ, तो ये पर्सनली हमें लगता है कि US से ना थोड़ा सा इंडिया को थोड़ा बच के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो इस सिचुएशन का फ़ायदा तो उठाएंगे और उठा भी रहे हैं। बाकी जेट इंजन के अल्टरनेटिव्स को की बात करें तो ये हमने अपने डिफेंस मैट्रिक्स वाले वीडियो में बहुत क्लियरली डिस्कस किया है कि ऑप्शंस बहुत हैं। सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहे हैं, जैसे कि तेजस हो गया, तेजस मार्क 1A हो गया, उनके इंजन्स के ऑल्टरनेटिव्स को हम देखें और यूज़ करें ना करें, पर ऑल्टरनेटिव्स को देखकर टेस्ट करके ये चीज़ प्रूव करी जानी चाहिए कि हाँ, ज़रूरत पड़ने पर दूसरा इंजन यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट को प्रूव करना ज़रूरी है और इसके लिए RD33 इंजन से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंजन सेम कैटेगरी के हैं, F404 और RD33। बाकी हमारे पास RD33 का सबसे एडवांस वेरिएंट भी है, हमारी नेवी यूज़ कर रही है MiG-29 की वजह से। RD33 MK कहते हैं, जो हायर थ्रस्ट वर्जन है, अप्रॉक्सीमेटली 88 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। तो वो इंजन जो है वो करंट F404 से, जो F44 IN-20 हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है। और वेट का मुझे पर्सनली अभी इतना आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा कि वेट क्लास में बराबर है कि हल्का है, बट वो इंजन हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन ऑप्शन। बाकी भाई मुझे यहाँ से ना रास्ता पता नहीं है, मैं बस चले जा रहा हूँ। मेरे को बचपन में जितना याद था उसके हिसाब से, बचपन में भी एक ही बार आया हूँ मैं, और ये थोड़ा ना सुनसान भी पड़ता जंगल वंगल के बीच में से रास्ता है। हाँ, तो वो एक इंजन ऑप्शन हम ट्राई कर सकते हैं। बाकी DRDO ने तेजस मार्क 2 के लिए, जो पहले तेजस मार्क 2 का प्रोग्राम था, जिसमें जस्ट जो भी का तेजस है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया था, तो उसके लिए एक इंजन प्रपोज किया था जो कि M88 के कोर पर बेस्ड था। तो उस समय इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भाई अभी अगर हम DRDO पर इस इंजन को लेकर डिपेंडेंट हो जाएंगे और जल्दी चॉइस नहीं बनाएंगे, तो ये काम हमारा तेजस वाला जो मार्क 2 वाला काम है वो अटका देंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि नहीं, हमको एक दूसरा इंजन चाहिए और F414 को चॉइस बना लिया। तो वो एक ऑप्शन है, उसको हम दोबारा रिविज़िट कर सकते हैं। बाकी M88 के -4 वर्जन पर भी थ्योरेटिकल काम स्नेकमा द्वारा किया गया है और ये इंजन 90 किलोन्यूटन के आसपास का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। तो एक्चुअल जो कावेरी से रिक्वायरमेंट थी वो 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की थी। तो इस स्कोर पर काम करके अगर कावेरी से हम उतना थ्रस्ट निकालने में सक्षम होते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और उसके साथ में हम कावेरी के कंप्लीट इंडिजनाइजेशन पर पैरेलल में काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें कावेरी प्रोग्राम में अच्छा खासा फंड डालना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ हम कर सकते हैं। बाकी दूसरे इंजन के ऑल्टरनेटिव्स को भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये दो चीज़ तो हमें करनी ही चाहिए। बाकी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो AMCA के प्रोग्राम को लेकर है। तो हम F414 इंजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो F414 इंजन को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, राइट। तेजस मार्क 2 का प्रोग्राम पूरा का पूरा उसी पर है, फिर उसके बाद AMCA का प्रोग्राम पूरा का पूरा उसी पर है। अभी तक खैर डील साइन नहीं हुई है, पर मोस्ट लाइकली आने वाले कुछ समय में हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो पब्लिक में आई हैं ये अभी आई हैं, लेकिन इसके पहले से ही इन पर बातचीत चल रही थी और उसके बाद भी हमने MQ-9 की जो डील है वो साइन करी। तो ये शोकेस करता है कि ये जो इंसिडेंट चल रहा है ये हमारे मिलिट्री टाइज को अफेक्ट नहीं करेगा। एनीवेज, F414 के भी इंजन को लेकर हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। यार हमें को यहाँ से रास्ता पता नहीं है, हाथ हो रहे हैं यहाँ पर जंगल में घूम रहे हैं। शीट।
सोच रहा था कैमरा भी लेकर आऊँ क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ वगैरह हैं, बट फिर सोचा कि यार अभी रास्ता पता है नहीं, वैसे ही काफ़ी गियर लेकर चल रहा हूँ, पता लगा ठीक ठाक एरिया नहीं है तो फिर बहुत चीज़ें कैरी वैसे ही कर रहा हूँ, दिक्कत हो जाएगी। कहाँ से रास्ता है पूछ लूँ क्या? भैया कुकरेल के लिए रास्ता कहाँ? कुकरेल के लिए रास्ता यहीं से? गेट तो लग ही रहा था मेरे को। ओ भाई साहब, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो F1.4 इंजन को लेकर ना हम काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, और 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर चल रही है मैन्युफैक्चरिंग TOT की, बट फिर भी 20% जो है वो यूएस के पास हमेशा रहेगा। तो एक लेवरेज जो है वो हमेशा हाथ में लेकर रखेंगे कि जहाँ कुछ हुआ ऊंच नीच वहीं दबा दो। तो ये भी हमें कंसीडर करते हुए चलना है, और इसके पैरेलल में हमारे पास प्रोग्राम जो है वो पहले से अवेलेबल है। हम 110 किलो न्यूटन क्लास के रियली सॉरी यार सॉरी ठंडा यार यहाँ हाँ तो 110 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन को हम डेवलप करने ही वाले हैं, राइट। तो उस जेट इंजन को डेवलप करने का जो प्रोग्राम है ना उसको थोड़ा हमें फास्ट करना पड़ेगा, और उस प्रोग्राम में हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा भाई यार ये दो रास्ता कहाँ कहाँ है, यही है पता नहीं, लिखा तो हुआ है घड़ियाल पुनर्वास कुकरेल पिकनिक स्पॉट, अच्छा वो है उधर ही है, इधर नहीं है, बंदर है भाई यहाँ तो। इस चीज़ के लिए ना बुलेट सही है, उसमें नेविगेशन वाला लगा हुआ है और इसमें नहीं है। ये फ़ोन मंगाया है लगाने के लिए यहाँ पर। हाँ तो बेसिकली क्या करते हैं, हाँ तो ये प्रोग्राम जो है ना हमारा प्लेस पर है, बट उसे ना थोड़ा सा स्पीड अप करने की रिक्वायरमेंट है, और उस केस में हमें ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि जिस भी पार्टनर को चूज़ करें हम इंजन्स को बनाने के लिए, उन पे अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। और जब बात इसकी आती है तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। कौन से दो जगह तो हमेशा काट रखा है। पिकनिक स्पॉट ये रहा। ये गियरिंग में बहुत दिक्कत हो रही है इसकी अभी मेरे को समझने में। तो उसमें हमको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हम ऐसे पार्टनर्स को ना चूज़ करें जिन पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस हो। तो कुल मिला कर जब इसकी बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस बचते ही नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका उनके पास जाओगे नहीं आप। यूके जो है वहाँ भी बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। एक फ्रांस आप कह सकते हो जिनको चूज़ किया जा सकता है, जिनकी थोड़ी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। पहुँच तो गए, यही तो है। बाइक अलाउड नहीं है क्या? बनाना मना, पिकनिक स्पॉट खाना बनाना मना। अच्छा
वो होगा आपके पास यूपीआई है? हो जाएगा ना? ठीक। कितने 10 ना लाई दिखा दी। हाँ भाई, अरे पीछे वाला रास्ता देखे ही हो भाई मुंशी तुम आ गया। ठीक है ठीक है। यूपीआई का साला कुछ बोल तो नहीं। ठीक। यूपीआई का ना थोड़ा सा सीन हो जाता है साला, कभी कभी काम नहीं करता ना, तो लगता है कि साला बंदा मुंह देखेगा बैठ के ये भाई पैसा है आपके पास। यार ये बहुत कुछ याद ही नहीं है मेरे को, बचपन में देखा था, काफ़ी बदल गया उससे। समय तो है अपने पास। यहाँ पर अपन लोग ना पहले यहाँ पर हम लोग की पिकनिक होती थी। जहाँ थोड़ा बहुत याद आ रहा है मेरे को, तो गाय वाय पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पर बैठ के तंबोला वगैरह चलता था अपने स्टेशन का, काफ़ी मज़े किए वहाँ पर भी। अच्छा खासा सीन था पहले कपल स्पॉट हुआ करता था पीछे की साइड पे। अभी तो जहाँ तक लग रहा है कि मेंटेन कर रखा है, थोड़ा उतना नहीं है। कम से कम साफ सफाई है, शांत है। एक्शन कैमरे की प्रॉब्लम पता है क्या है, कि स्टेबलाइजेशन तभी तक है जब तक धूप है। धूप चली जाएगी तो स्टेबलाइजेशन चला जाएगा, उसके बाद फिर ये जटर होने लगेगी इमेजेस। तो दिन में ही कोशिश करनी पड़ती है कि दिन में ही घुमा दिया जाए, कि थोड़ा जैसे जैसे अंधेरा होगा इमेजेस जिटर होने लगेगी। कुछ कुछ याद आ रहा है, ये भी एक स्पॉट हुआ करता था जिस पे ऊपर चढ़ते थे बच्चे लोग, लेकिन अभी काफ़ी चेंज हो चुका है यार। पहले अलग ही सीन हुआ करता था। वहाँ पर कैंटीन चलती थी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। और क्या बताएं, चलो यहाँ कुछ देखने वाला नहीं है, साइड पर चलते हैं। वहाँ पर भी कैंटीन हुआ करती थी उस साइड पे, शायद मेरे को ढंग से याद नहीं है। अगर मेरे क्लासमेट्स देख रहे होंगे तो शायद उनकी ही मेमोरी ताज़ा हो जाए। बचपन में कभी हम लोग आते थे, बेसिकली हमारे स्टेशन का पिकनिक होता था, तो यहीं पर खाना वाना सब कुछ लेकर आते थे। पीछे चटाई उटाई बिछती थी, चटाई क्या दरी बड़ी सी बिछती थी, और उस पर बैठ के प्रोग्राम होते थे पूरा दिन। लखनऊ के भाई ऐसे ही अपने बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं सबसे। सबको क्या बोले, हम खुद उस कैटेगरी में। तो आगे शायद क्रोकोडाइल्स हैं,
और जैसा कि उन्होंने बताया कि 5 बजे तक वो अंदर खुलता है। हाँ, ये छोटी सी कैंटीन टाइप का देखो, जैसा कि मैंने बताया था कैंटीन होती है, बट अभी पूरा वैसे लग रहा है जैसे मेंटेन नहीं हुआ है कई सालों से। है छोटी सी कैंटीन यहाँ भी है। देखते हैं, शायद यहीं कहीं था क्रोकोडाइल्स वगैरह देखने के लिए। क्रोकोडाइल वन विश्राम गृह। अच्छा, ये शायद होटल है छोटा सा। भाई मेरे को बिल्कुल भी यहाँ का आइडिया नहीं है, मैं बिल्कुल अनजान मन के बिना बैकग्राउंड स्टडी किए बस चले चला हूँ। बचपन की कुछ मेमोरीज़ थी, उससे थोड़ा बहुत जैसा याद आ रहा है उस हिसाब से चल रहा हूँ। बाकी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि अपन कहाँ जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बस चल रहे हैं। कम से कम खाली है, ये कह सकते हैं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे बेसिकली, क्या है ना कि जो 110 किलो न्यूटन क्लास का जो इंजन हम बनाने वाले हैं उस मामले में हमें थोड़ी तेज़ी करनी पड़ेगी। और हमें फ्रांस छोड़ के कोई और ऑप्शन यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक वही ऐसी कंट्री है यूरोपियन ब्लॉक में जिसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। उनकी अप्रोच डिफरेंट आती है। दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका को फॉलो करते हैं बट फ्रांस की जो नीति रही है हमेशा से थोड़ी अलग रही है। तो ये हमारे बेनिफिट के लिए हो सकता है, प्लस फ्रांस के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं डिफेंस के वो पास से भी काफ़ी सही हैं, और दूसरे इंजन्स को लेकर भी उनके साथ हमारी पार्टनरशिप चल रही है। चाहे हेलीकॉप्टर इंजन्स हो, चाहे हम कावेरी प्रोग्राम की ही बात कर लें, स्नेकमा के साथ मिलकर ही हमने इस इंजन को सुधारने की कोशिश करी थी, और तब उन्होंने अपना कोर ऑफ़र किया था। तो ये इस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। बाकी MRFA के अंतर्गत हमें एग्जीक्यूशन इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि हमारे जो 2 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हैं जिस पर हमारी एयरफोर्स डिपेंड कर रही है, तिरस मार्क 2 और AMC, इवन काफ़ी हद तक तिरस मार्क 1A भी, उसमें भी अमेरिकन इंजन्स लगे हुए हैं, तो वो वहाँ भी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एयरफोर्स के पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी हो। तो MRFA के अंतर्गत अगर हम मान लीजिए रफ़ाल चूज़ कर लेते हैं, तो अगर अमेरिका की साइड से चीज़ें ब्लॉक करी जाती हैं तब भी एयरफोर्स एक एयरक्राफ्ट तो रिसीव कर ही रही होगी, तो जो स्ट्रेंथ हमारी चली गई है नीचे वो थोड़ी बहुत मेंटेन हो पाएगी। ये आ गया 1973 में स्थापना हुई थी यहाँ की। वाह, 5 बजे के बाद से बंद रहेगा। देखते हैं क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, घड़ियाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये रहे, दिख रहे हैं, सो रहे हैं मस्त। लेकिन ये इतने स्लो होते नहीं जितने दिख रहे हैं, बहुत तेज़ होते हैं। क्लियर नहीं आ रही यार जाली की वजह से। एनीवेज,
यहाँ क्या कछुआ है। देखते हैं आगे क्या है। खतरनाक। पता है अगर ये मगरमच्छ दौड़ाएगा ना तो हम दौड़ा नहीं पाएंगे। जो स्पीड होती है ना इनकी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये एकदम से स्पीड पकड़ते हैं। शायद यहाँ पर हूँ, दिख रहा है क्या? जुरासिक पार्क हो गया, दिख नहीं रहे। बंद है क्या इधर? क्या है यहाँ पर? कुछ और है अभी? वही थे 2-3 जो रखे हुए थे घड़ियाल, सब बंद ही है। हद है। बंद कर रहे हैं लग रहा है, कुछ है नहीं यहाँ पर अब। बस यही है और कुछ नहीं है। हद है, कुछ नहीं है भाई यहाँ। वेस्टिंग माय टाइम भाई, कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब समझ में आया कि बंद क्यों हो रहा, कुछ है ही नहीं। क्या बताया यार, पिकनिक स्पॉट के नाम पे कुछ नहीं जाना मना है। पहले ठीक था, पता है मेरे को, जहाँ तक मेरी मेमोरी है ना पास्ट की, तो यहाँ है क्या फिर? कुछ नहीं, वो काफ़ी सही रही है। और शायद आगे कुछ है क्या? टाइम वेस्ट, इसलिए कुछ नहीं है भाई यहाँ पर। कुछ है ही नहीं यार यहाँ पर, टाइम वेस्ट किया है बस। समझ में कपल्स ही क्यों आते हैं यहाँ पर। हाँ, तो बेसिकली वही बात कर रहे थे कि हमें ना थोड़ा सा अपने कदम जो है वो फूक फूक के रखने पड़ेंगे यूएस के साथ। ऑल्दो ये जो मैटर हुआ ये बहुत बड़ा नहीं है। कनाडा के साथ इंडिया भी जानबूझ के मैटर को खींच रहा है क्योंकि उनके पास कोई सबूत है नहीं। उनका सिंपल सा गेम ये है कि एक इंटेलिजेंस है, और यूएस ने भी ये इनपुट दिया होगा कि भाई वहाँ पर जो हत्या हुई है इसका वीडियो बनाकर यादव जी को भेजा गया था, तो इनका हाथ वहाँ पर हो सकता है, बट कंक्रीट प्रूफ नहीं है उनके पास। ऑल्दो ये चीज़ हर कोई जानता है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ रहा होगा, बट हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि खालिस्तान का जो मुद्दा है इसमें इंडिया में जो अंदर एक्शंस हो सकते हैं वो हमें लेने चाहिए। बाहर के जो एक्शन हैं दूसरी कंट्री में जाके वो हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से थ्रेट तो डेफिनेटली हैं,
बट बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा थ्रेट नहीं है, और इनकी किलिंग जो है वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। तो अमेरिका के कहने पर इंडिया द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका खालिस्तान के मामले में बार बार इंटरफियर करके इंडिया को लेक्चर नहीं करता। कनाडा का जो केस है वो डिफरेंट है, वो खालिस्तानियों की टोन को लेकर अपनी एज ए फॉरेन पॉलिसी बनाकर चलते हैं, और वो बार बार इंडिया को लेक्चर देते रहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है पंजाब में, स्पेशली आप वहाँ पर एक जो आपकी विचारधारा के अपोजिट लोग हैं उनको दबा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ से इंडिया काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड होता है कि तुम एक तो एक्शन नहीं लेते, ऊपर से लेक्चर अलग देते रहते हो, और इसीलिए शायद कनाडा के अगेंस्ट में इंडिया ऑल आउट चला गया। बट यूएस के साथ ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, जंगल है, किसी काम की जगह नहीं है, और इसलिए शायद अब यहाँ पर भीड़ भी नहीं होती। सीधे वापस निकलेंगे, टाइम वेस्ट हो गया बस, और कुछ नहीं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसी बात पर इसे ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।